हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको जो कार्बन और उसके यौगिक है उसी का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह क्या है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिसके ऊपर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल, तो यहाँ पे मेथिल एल्कोहल में एक भाग मेथिल है और दूसरा एल्कोहल है, तो यहाँ इसमें दो क्रियाशील समूह हुए। क्रियाशील समूह तो एक है और इसका दूसरा भाग है हाइड्रोक्सी क्या कहते हैं, एल्कील समूह। एल्कील समूह हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग हुआ, एल्कील समूह कहने का मतलब कि मेथिल समूह। यहाँ पर अगर हम C2H5 बॉन्ड OH कहे तो उसमें एथिल समूह, अगर C3H7 कहे तो वहां पर प्रोपिल समूह। इस प्रकार से एल्कील समूह का कोई भी सदस्य के साथ हम OH जोड़ते हैं तो क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, जिसको हाइड्रोक्सिल या ऑल या अल्कोहल समूह कहते हैं। तो ये इसका गुण जो है निर्भर करेगा किस पर, एल्कोहल जैसा होगा इसका गुण। इसीलिए इसमें क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक या मूलक क्रिया समूह जो हो गया क्रियाशील समूह OH हो गया। दूसरा कहता है कि सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी, होमोलोगस श्रेणी क्या है। तो कार्बनिक यौगिकों को उसके गुणों के अध्ययन की सुविधा के लिए कई छोटे छोटे समूहों में बांटा गया है। इन्हीं समूहों को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। और किसी श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है तथा इनके क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। जैसे एल्केन का क्रियाशील, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो गया आपको, CnH2n+2 से इसको सूचित करते हैं, जिसका क्रमागत सदस्य हो गया मेथेन एथेन। यहाँ पर आप गौर कीजिए, क्रमागत सदस्य कहने का मतलब कि ये C1 है तो फिर अगला एथेन, अगला फिर उससे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो कहीं भी क्रमागत सदस्य अगर लेना है आपको तो C9 लीजिएगा तो फिर C10 वाला लेना होगा। जैसे नोनेन और डेकेन की बात की जाए तो नोनेन में C9 और H18 है और डेकेन में C10 और H22 है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो C10 में से C9 घटेगा तो एक C बच गया और आपको 22 से H में से 20 H बचेगा, घटेगा तो 2H बचेगा। तो उसके बीच क्या अंतर हो गया, CH2 का अंतर हो जाता है। अगला है आपको क्रियाशील समूह, मतलब कौन सा क्रियाशील समूह है उसको हम क्या नाम देते हैं। तो यह इसमें से निश्चित रूप से आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है या एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह क्या है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा जो समूह आपको पढ़ना है वो सारा मैंने एक सारणी में दे दिया है, जिसको याद कर लेने से आपको निश्चित रूप में परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहला है OH। तो OH को हम हाइड्रोक्सिल या एल्कोहल समूह कहते हैं। दूसरा है बॉन्ड CHO, या इस रूप में स्ट्रक्चर रूप में रहेगा तो ऐसा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो इस रूप में भी रह सकता है। तो इसको हम एल्डिहाइड यानी CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, OH को एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। बॉन्ड COOH या बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगला है O है क्या, ईथर का क्रियाशील समूह है। उसके बाद है R बॉन्ड CO बॉन्ड R, मतलब एक कीटोन का है। NH2 बॉन्ड NH2 ये मीन का है।
बॉन्ड COR ये एस्टर का है, और बॉन्ड CO जिसको हम कार्बोनिल कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो कार्बोनिल समूह याद रखिएगा, ये भी कितना बार पूछा गया है कि कौन ऐसा समूह है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कार्बोनिल CO एक ऐसा समूह है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है। अब है कि कुछ सामान्य सूत्र, जो आपको सामान्य सूत्र है और उसका नाम क्या है, उसका उदाहरण क्या है। तो कुछ सामान्य सूत्र है, नाम है, उसमें बंधन की प्रवृत्ति क्या होता है, मतलब एकल बंधन या द्विबंधन या त्रिबंधन, फिर उसका उदाहरण। सबसे पहले है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र, इसमें से भी आपको कितना बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, या एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे कि CnH2n+2 ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसमें बंधन की प्रवृत्ति कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है, जैसे मेथेन। तो यहाँ पे 4 गो एकल बंधन है, CH4 मेथेन हो गया। उसी प्रकार का आपको अगर एथेन का संरचना सूत्र वहां पूछा जाता है तो 2C लिख के और उसको चारों तरफ से H दे करके आपको संरचना सूत्र एथेन का लिख देना है। अगर प्रोपेन का लिखेंगे तो C3 और H8 का काउंटिंग करेंगे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा का सारा आप जवाब दे सकते हैं। अगला है एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन पाया जाता है। तो यहाँ देखिए एथीन। एथीन का सूत्र हुआ C2H4, जिसको इसमें एक डबल बंधन है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो भी संरचना सूत्र आप लिखेंगे तो कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए उसको 4 बंधन हर हालत में पूरा होना चाहिए, चाहे वो एकल बंधन हो, चाहे द्विबंधन हो, चाहे त्रिबंधन हो, लेकिन बंधन कुल 4 उसको चाहिए। तो एथीन हो गया, यहाँ पर प्रोपीन हो गया। अब आगे जो है आपको CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र जिसका प्रथम सदस्य एथाइन है और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच इसमें ट्रिपल बंधन त्रिबंधन पाया जाता है। तो आपको कहेगा कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के कितना बंध होते हैं, तो 3 बंधन होते हैं। जैसे ये हो गया एथाइन, ये हो गया प्रोपाइन, आगे ब्यूटाइन, पेंटाइन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा कि संरचना सूत्र लिखते समय आपको कार्बन कार्बन कहीं पर एक जगह त्रिबंधन देना है, बाकी को सिंगल बॉन्ड से पूरा करके, और सूत्र पर जैमा सदस्य निकालना है। अगर तीसरा निकालना है तो CN के जगह पर 3 भरेंगे और फॉर्मूला लिख करके आप निकाल सकते हैं। अगला है CnH2n+1। एक तो हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीसरा एक एल्कीन समूह है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो एल्केन समूह में से जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वहां पर एल्कीन समूह का निर्माण होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। तो एल्कीन समूह के जगह पर उसको हम R से भी सूचित कर सकते हैं। R के जगह पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल या डेकिल कुछ भी लिया जा सकता है। अब आगे है कि सामान्य सूत्र CnH2n+1 बॉन्ड OH। अगर आपको केवल एल्कोहल का क्रियाशील समूह कहे तो OH आंसर होगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर सामान्य सूत्र पूछता है तो आपको CnH2n+1 बॉन्ड OH, यह इसका सामान्य सूत्र है एल्कोहल का। जैसे आपको मेथिल अल्कोहल तो CH3 बॉन्ड OH, एथिल अल्कोहल तो C2H5 बॉन्ड OH, C3H7OH तो प्रोपिल अल्कोहल हो गया। इस प्रकार से कोई भी अल्कोहल आप लिख सकते हैं। अगला है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 बॉन्ड CHO। ये एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। जो साथी क्या है आपको सामान्य सूत्र है एल्डिहाइड का। तो पहला हो गया फॉर्मल्डिहाइड, H बॉन्ड CHO। फॉर्मल्डिहाइड को मेथेनल्डिहाइड भी कह सकते हैं, या उसको मेथेनल भी, IUPAC में फॉर्मल्डिहाइड का नाम मेथेनल होगा। उसी प्रकार से एसिटल्डिहाइड साधारण नाम हुआ,
इसका IUPAC नाम एथेनॉल। उसी प्रकार से C2H5 बॉन्ड CHO का प्रोपेनल डिहाइड और नहीं तो प्रोपेनॉल IUPAC नाम कहा जा सकता है। अगला आपको CnH2+1 बॉन्ड COOH, ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र हुआ। तो ये तीनों आपको सामान्य सूत्र दिया गया था। आपका कॉमन सेंस लगाइएगा कि सबों में CnH2+1 है, केवल क्रियाशील मूलक अगर आपको सामान्य सूत्र पूछेगा तो याद रखिए कि CnH2+1 सभी में लगाना है, और अल्कोहल पूछे तो उसमें CnH2+1 में क्या जोड़ दोगे, OH जोड़ दोगे। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र पूछेगा तो एल्डिहाइड का CHO जोड़ देंगे। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछेगा तो बॉन्ड COOH जोड़ देंगे। तो इसका एग्जाम्पल में H बॉन्ड COOH जो कि फॉर्मिक अम्ल है, इसे मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी IUPAC में जानते हैं। दूसरा एसिटिक अम्ल है जो कि सिरका में पाया जाता है, इसे आप एथेनोइक अम्ल IUPAC हुआ। दूसरा है प्रोपेनोइक अम्ल जो कि IUPAC के नाम से जाना जाता है। अगला है कि CnH2+1 का होल 2, मतलब CnH2+1 दो गो और एक O, मतलब O आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का कितना बंधन होता है, 2। तो दोनों तरफ से R समूह जुड़ेगा। तो R के लिए मैंने अभी बताया है कि CnH2+1 जो होता है तो दोनों तरफ से कोई एल्किल समूह रहेगा, दोनों तरफ से समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ से समान होता है तो उसमें डाई जोड़ा जाता है, और नहीं असमान होता है तो उसका दोनों का एल्किल समूह का नाम के साथ ईथर शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए कि सेम है, मेथिल इधर से भी और मेथिल इधर से भी, तो इसको हम डाई मेथिल ईथर के नाम से जानते हैं। अगला हो गया आपको एथिल मेथिल ईथर, मतलब C2H5 से एथिल हुआ और CH3 से मेथिल, तो एथिल मेथिल ईथर। अगला है दोनों तरफ से C2H5 है, एथिल है, इसलिए डाई एथिल ईथर भी इसको कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि ईंधन तथा उनके मुख्य अवयव, मतलब कुछ जो ईंधन का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में डीजल है, पेट्रोल है, किरासन तेल है, LPG गैस है, CNG गैस है, तो उसका मुख्य अवयव क्या है, मतलब किस चीज से बना हुआ होता है। तो सबसे पहला नंबर में आपको LPG, जो कि हम लोग रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मुख्य अवयव आइसोब्यूटेन है। तो आप कहेंगे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या अंतर है। तो जब ब्यूटेन के चारों कार्बन को अगर हम सीधी श्रृंखला में सजाते हैं तो उसको नॉर्मल ब्यूटेन या केवल ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं संरचना सूत्र आपको लिख के बताया हूँ कि CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और नीचे बॉन्ड CH3, मतलब है इसमें ब्यूटेन ही, लेकिन आइसो रूप में जुड़ा हुआ है, मतलब शाखा के रूप में जुड़ा हुआ रहते हैं, तो इसको हम आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। इसी चीज को अगर हम सीधे लाइन से लिख देंगे आगे बढ़ा करके चारों कार्बन को, तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है, जिसे केवल ब्यूटेन भी कहते हैं। तो ये हो गया LPG में मुख्य रूप से क्या हो गया, प्रोपेन गैस हो गया, ब्यूटेन गैस हो गया और आइसोब्यूटेन गैस होते हैं। अगर कहे आपको कि LPG का मुख्य अवयव क्या है, तो ऐसे इसमें तीनों गैस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आइसोब्यूटेन होता है। अब पेट्रोल जो हम लोग जिस पर चलाते हैं गाड़ी को, उसमें जो पेट्रोल भरते हैं वो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 से लेके 8 होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें हेक्सेन, 6 वाला के हेक्सेन, 7 वाला के हेप्टेन और ऑक्टेन, यही 3 का जो है पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको यह जान के कंफ्यूजन होगा कि संतृप्त वर्ड यहाँ कैसे आएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मतलब हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन को मुख्य रूप से हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं। अगला है केरोसिन तेल, जिसको किरासन तेल भी कहते हैं।
तो ये क्या है, C11 से लेके C15 तक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, केरोसिन तेल कहते हैं। डीजल जो है C15 से C18 के संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, डीजल कहते हैं। और CNG जिस पर गाड़ियां चलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मुख्य अवयव मेथेन है, 80% मेथेन, और उसके बाद कुछ अन्य गैसें उसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट सारा का सारा टॉपिक है उसी से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल और लेते रहिए लाभ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताएं, काफ़ी मात्रा में देखने से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको एक से एक मैंने ऐसा फॉर्मूला दे करके मैं आपको बताते रहूँगा। जय हिंद, जय।